गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कंसेप्ट्स फॉर यू बाय अजय सर में। एंड स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ 11th स्टैंडर्ड फिजिक्स, दैट इज द मोशन इन अ प्लेन। तो आज स्टूडेंट्स हम लोग मोशन इन अ प्लेन के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं। हमारी चर्चा का विषय रहेगा मोशन इन अ प्लेन, और हम समझेंगे कि आखिर ये मोशन इन अ प्लेन होता क्या है और हम इसे हैंडल कैसे करें। देखिए, कुछ चीजें आपको जो बुनियादी बातें हैं वो पहले समझनी पड़ेंगी। जैसे अगर आप मोशन इन अ प्लेन पढ़ने जा रहे हैं तो इसके मायने क्या है। मोशन इन अ प्लेन जैसा टॉपिक, मोशन इन अ प्लेन जैसा चैप्टर या कंसेप्ट अगर आप पढ़ने जा रहे हो तो इसका पहला मतलब ये है कि आपको फिजिक्स की, या मैं यूं कहूं कि आपको मैकेनिक्स की कुछ बुनियादी बातें, कुछ फंडामेंटल्स पहले से क्लियर हैं, और अगर क्लियर नहीं है तो वो होना चाहिए। जैसे पहली चीज, सबसे पहले आपको मोशन इन अ प्लेन पढ़ने के लिए जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपको मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन मालूम होना चाहिए। ठीक है, मतलब मोशन इन अ प्लेन जैसा चैप्टर अगर आप पढ़ रहे हो तो ये मैकेनिक्स की बिगनिंग नहीं है। मैकेनिक्स की शुरुआत आपकी यहाँ पे एक अच्छी तरीके से हो जानी चाहिए। तो यू शुड नो हाउ टू हैंडल मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अब मोशन इन स्ट्रेट लाइन अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि जो फंडामेंटल कंसेप्ट्स होते हैं, जैसे पोजीशन क्या होती है, और पोजीशन के भी पहले अगर मैं कहूँ कि फ्रेम क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसे डिसाइड किया जाता है। फिजिक्स हमको किस तरह से फ्रीडम देती है कि हम अपने मन का फ्रेम ऑफ रेफरेंस चुन सकते हैं। हमें कैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस चुनना चाहिए, किस कंडीशन में कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस बेटर है और कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारे पास फ्रीडम होते हुए भी हम उसे ना चुने। बहुत बहुत छोटी छोटी बहुत बेसिक बातें हैं फ्रेम को लेके। देन व्हाट इज पोजीशन। आफ्टर पोजीशन यू शुड नो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, किस तरह से डिस्प्लेसमेंट निहायत ही एक मैथमेटिकल अप्रोच है और किस तरह से डिस्टेंस एक रियलिस्टिक अप्रोच है, क्लियर होना चाहिए। आफ्टर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट स्पीड वेलोसिटी के कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। एंड फाइनली आपको एक्सेलरेशन समझ में आना चाहिए। अब ये जो आपने डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन सबको पढ़ा, तो इनका आपस में एक दूसरे से क्या रिलेशन है ये बताती हैं हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन आपको समझ में आना चाहिए, उस पर आपके द्वारा काम किया गया होना चाहिए। आफ्टर इक्वेशंस ऑफ मोशन एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है स्ट्रेट लाइन मोशन में, दैट इज द रिलेटिव मोशन। तो आपको रिलेटिव मोशन के कंसेप्ट भी आने चाहिए। देखिए, मोशन तो वैसे भी रिलेटिव टर्म है, रेस्ट भी रिलेटिव टर्म है, लेकिन इस रिलेटिव टर्म को रिलेटिवली अप्लाई करना आपको आना चाहिए। ये बहुत बेसिक जानकारी है मैकेनिक्स की, जो आपको रेक्टिलिनियर मोशन या स्ट्रेट लाइन मोशन में पहले पढ़ लेना चाहिए। देन आपको स्टार्ट करना चाहिए मोशन इन अ प्लेन। पहली रिक्वायरमेंट तो ये हो गई है। दूसरी रिक्वायरमेंट, जो स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ने के पहले ही जरूरी थी, ठीक, वो आपको क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट ऑफ वेक्टर्स। बहुत थॉरो तरीके से आपको वेक्टर समझ में आना चाहिए। वेक्टर्स में मुझे सबसे ज्यादा मोशन इन अ प्लेन में जिस चीज की आवश्यकता पड़ेगी वो है वेक्टर्स का रेजोल्यूशन। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि वेक्टर रेजोल्यूशन कैसे किया जाता है। और इसके भी पहले देखिए, एक मिनिमम अमाउंट की मैथमेटिक्स बहुत जरूरी है फिजिक्स को एक अच्छे लेवल पे फील करने के लिए, एक अच्छे लेवल पे सीखने के लिए। और बहुत सारी टर्म्स हैं, बहुत सारे कंसेप्ट हैं जो 10th क्लास तक आपने पढ़े होते हैं, वो एल्जेब्रिक कंसेप्ट हैं, एल्जेब्रिक फंडामेंटल्स हैं। बट एक नया कंसेप्ट आता है जो 11th की फिजिक्स को, 12th की फिजिक्स को समझने के लिए बैकबोन का रोल प्ले करता है, और हम लोग उसको बोलते हैं कैलकुलस। कैलकुलस में दो कंसेप्ट फर्दर आ जाते हैं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। तो ना सिर्फ इनका मैथमेटिकल हैंडलिंग आपको क्लियर हो, बल्कि आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन फील होना चाहिए कि हम ये क्यों कर रहे हैं, हम किस इस कंडीशन में इसको लगा रहे हैं, इनके फिजिकल मीनिंग क्या है, इनके ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। मैथमेटिकल तो ठीक है, आप फॉर्मूले अप्लाई करके चीजों को सॉल्व कर रहे हो। इतना बेसिक रिक्वायरमेंट अगर आपके पास में है, इन 3 पॉइंट्स पर अगर आपकी पकड़ है, तो ये मैं आपको बताता हूँ कि मोशन इन अ प्लेन आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आपको 0.1% भी दिक्कत नहीं होने वाली। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको स्ट्रेट लाइन मोशन के कंसेप्ट, आपको वेक्टर्स और कैलकुलस आता होगा। एंड नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोशन इन अ प्लेन।
आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बहुत ज्यादा कोई टॉपिक उठाकर मोशन इन अ प्लेन नहीं पढ़ने वाले। हम सिर्फ एक काम करने जा रहे हैं और वो ये कि समझने जा रहे हैं कि मोशन इन अ प्लेन का मतलब क्या होता है। तो आधा रास्ता तो हमने तय कर लिया ये चर्चा करते हुए कि मोशन इन अ प्लेन समझने के लिए आपके पास में क्या हथियार होने चाहिए। रहा आधा रास्ता इंट्रोडक्शन का, तो वो मैं आपके साथ तय करता हूं। बने रहिए आप मेरे साथ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मोशन इन अ प्लेन में एक वर्ड बड़ा कीमती, बड़ा इंपॉर्टेंट, और आपने उसको हाईलाइट करके समझ भी लिया होगा कि मोशन इन अ प्लेन, प्लेन में होने वाला मोशन। प्लेन क्या होता है, हम सबसे पहले इसी पे चर्चा कर लेते हैं कि प्लेन क्या होता है। बहुत ही फीलिंगफुल तरीके से अगर मैं आपसे चर्चा करूं कि प्लेन क्या चीज होती है, तो आप इस समय जहां बैठकर मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, मैं मान लेता हूं कि आप अपने कमरे में बैठे हैं, आप अपने घर में बैठे हैं, तो आप थोड़ा सा अपने कमरे के चारों ओर देखें, फर्श को देखें, छत को देखें, चारों ओर की दीवारों को आप देखें। तो जो फर्श है आपका वो एक प्लेन है, हम इसे हॉरिजॉन्टल प्लेन कह सकते हैं। फर्श के ठीक पैरेलल ऊपर की तरफ जो छत है वो भी आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है। तो दो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गए जो आमने सामने हैं। एक क्या, आपका फर्श हो गया, ये फ्लोर हो गई, और दूसरा आपका छत हो गया। अब इसके बाद वो जो कमरा है उसकी जो चार दीवारें हैं, अगर आप दीवारों पे देखें, और इस तरह से जैसे कि ये मेरा बोर्ड है, ये बोर्ड भी एक दीवार पर ही मैंने अटैच किया हुआ होगा। तो ये जो मेरा प्लेन है ये भी प्लेन है, लेकिन ये कैसा प्लेन है, ये वर्टिकल प्लेन है। तो पहले तो हम ये समझें कि प्लेन यानी क्या, हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन क्या होते हैं, हम ये समझें। आप एक एग्जाम्पल के तौर पे ऐसा भी समझ सकते हो कि जैसे कि आप इमेजिन करें आप कैरम खेल रहे हैं, ठीक है। अब आप कैरम खेल रहे हैं तो आप कैरम बोर्ड को क्या बोलोगे, आप बोलते हैं ना ये कैरम बोर्ड है, हम इसके ऊपर कैरम खेल रहे हैं। कैरम बोर्ड एक प्लेन है, मतलब अगर फिजिक्स और मैथ्स की भाषा में मैं आपसे बात करूं तो जो बोर्ड है ना कैरम बोर्ड, वो एक प्लेन है। आप चेस खेल रहे हैं तो वो जो चेस बोर्ड क्या है, वो भी एक प्लेन है। तो ये जो कैरम बोर्ड हुआ, ये जो चेस बोर्ड हुआ, ये प्लेन है। दूसरा प्रश्न ये है कि आप कैरम बोर्ड या चेस बोर्ड रखते कहाँ हो। क्या आप उसे दीवार पे टांग के खेल सकते हो, नहीं खेल सकते। आप उसे फर्श पे रखते हैं ना, टेबल पे रखते हैं ना, एंड देन यू स्टार्ट प्ले। तो वो आपने हॉरिजॉन्टल प्लेन में उस बोर्ड को रखा हुआ है। कैरम बोर्ड या चेस बोर्ड नाम का जो प्लेन है, आपने उसे खेलने के लिए कहाँ रखा है, आपने उसे खेलने के लिए रखा है एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में। अब एक बड़ा वियर्ड सा एग्जाम्पल या चर्चा आपसे करता हूँ, सुनने में हंसी भी आएगी आपको और बड़ा अजीब भी लगेगा कि आप कल्पना करें कि आपने अपने कैरम बोर्ड को दीवार पर टांग दिया, दो कील ठोक दी, जैसे मैंने अपने बोर्ड को टांग दिया है, और आपने ऐसा कैरम बोर्ड टांग दिया। देखिए, आप इस स्थिति में कैरम तो खेल नहीं पाएंगे, लेकिन हाँ, बोर्ड को टांगा जरूर जा सकता है। तो अब आपका वही प्लेन जिसका नाम कैरम बोर्ड है, वो कहाँ शिफ्ट हो गया, वो हॉरिजॉन्टल प्लेन से शिफ्ट हो गया है वर्टिकल प्लेन में। तो अब वो एक वर्टिकल प्लेन बन गया है। तो मेरा पहला प्रयास है कि मैं आपको ये बताऊं, मैं आपको ये समझाऊं कि आप प्लेन को लेके क्या फीलिंग अटैच करते हैं। तो एक हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया और दूसरा क्या हो गया, दूसरा आपका वर्टिकल प्लेन हो गया। ये वो शब्द हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल प्लेन, जो हमको फीलिंग देते हैं, जो हमारे डे टू डे लाइफ में हम यूज करते हैं। अब जहां तक फिजिक्स और मैथमेटिक्स की वोकैबलरी की बात है, इन सब्जेक्ट्स की जो वोकैबलरी होती है वो नॉर्मल वोकैबलरी से थोड़ी सी डिफरेंट होती है। वो आम बोलचाल की जो भाषा होती है उससे थोड़ी सी अलग होती है। अब यहाँ हम क्या करते हैं, मैथ्स और फिजिक्स की हमारी जो वोकैबलरी है वो क्या है, वहां हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेन, इन ऐसे शब्दों का तो इस्तेमाल करते ही करते हैं। हम थोड़ा सा इनको और डिटेल, गहराई और साइंटिफिक तरीके से भी समझना शुरू कर देते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ कैसे। जैसे मान लीजिए ये आपने एक रफ स्केच बनाया अपने उसी कैरम बोर्ड का जिसकी मैं भी आपसे चर्चा कर रहा था। ये आपका कैरम बोर्ड है, व्हाट यू हैव डन, आपने इस कैरम बोर्ड को अपनी दीवार पे टांग दिया, है ना। तो मैथ्स और फिजिक्स की नजर से अगर मैं देखूं तो मैं इसे थोड़ा सा एक डिफरेंट अप्रोच में देखूंगा। मैं इसको इस तरीके से देखूंगा कि मैं इस लाइन को सिलेक्ट करके थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा, इस लाइन को सिलेक्ट करके थोड़ा और ऊपर बढ़ाऊंगा, इस तरह से। और ये जो दो परपेंडिकुलर एक्सेस मुझे दिखाई दी, मैं इन्हें क्या नाम दूंगा, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, ये नाम में दूंगा। अब ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सेस जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मेरे लिए हो जाएगा ओरिजिन।
अब आपको लग रहा होगा कि यार ये तो कुछ जाना पहचाना सा फिगर है। बिल्कुल जाना पहचाना सा फिगर है। आप इसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के नाम से पढ़ते आ रहे हैं। आपने 10th में भी देखा होगा, 9th क्लास में भी आपने देखा होगा। तो ये आप हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है। ये दो दिशाएं हैं एक्चुअली, ये दो डायरेक्शंस हैं। अब ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। यहाँ पर वाई एक्सिस, एक्स वाई के बाद जेड एक्सिस भी होता है, लेकिन हमारा आज का जो टॉपिक है वो है मोशन इन अ प्लेन। और प्लेन का मतलब होता है, देखिए ये आपका कैरम बोर्ड था ना, ये आपका कैरम बोर्ड था ना। अब मैं ये चाहता हूं कि आप कैरम बोर्ड जैसे शब्द से अपनी डिपेंडेंसी खत्म कर दें। अब आप क्या बोलेंगे? अब आपको ऐसा बोलना चाहिए कि दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस के मिलने से, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस की वजह से जो रीजन तैयार हुई है, देखिए ये कैरम बोर्ड ही है, ये वो रीजन है जो दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस के कारण तैयार हुई है। एंड दैट रीजन इज कॉल्ड, ये जो रीजन है जिसे अभी तक आप कैरम बोर्ड कहते हुए आए थे, इस रीजन को क्या कहा जाएगा? इस रीजन को प्लेन कहा जाएगा। तो ये एक प्लेन है। टेक्निकली आप इसे एक नाम और दे सकते हो एक्सिस को देखकर। अभी ये बताइए कौन सी एक्सिस के कॉम्बिनेशन से बना है? वन इज द एक्स एक्सिस, अनदर इज द वाई एक्सिस। तो आप इसे क्या नाम दे सकते हैं? आप इसे एक्स वाई प्लेन का नाम दे सकते हैं। अब आप खुद सोचें, अगर मैं तीसरी जेड एक्सिस भी यहाँ पे शामिल करता हूं तो दो दो एक्सिस के पेयर में कितने कॉम्बिनेशन बन सकते होंगे? पहला वाला कॉम्बिनेशन तो यही बना, और मैंने क्या, वो जो रीजन बनेगी उस रीजन का नाम क्या रखा? एक्स वाई प्लेन। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या बन सकता होगा? एक्स जेड या जेड एक्स प्लेन। और तीसरा कॉम्बिनेशन क्या बन सकता होगा? वाई जेड प्लेन। तो ऐसे कितने प्लेन पॉसिबल है? ऐसे कितने प्लेन पॉसिबल है? ऐसे तीन प्लेन तो पॉसिबल है, एक्स वाई, जेड एक्स या वाई जेड, तीन प्लेन पॉसिबल है। अब एक प्लेन पे काम करना अगर आप सीख जाते हैं तो बाकी प्लेन पर काम करने के जो तरीके हैं वो कॉमन है, उनमें कोई बहुत स्पेशलिटी और एक डिफरेंट अप्रोच बिल्कुल नहीं है। और हम अपनी कन्वीनियंस के तौर पर 99% केसेस में जिस प्लेन को बहुत ज्यादा यूज करके कंसेप्ट की डिलीवरी करते हैं, बच्चों को सिखाते हैं और बच्चे सीखते हैं, वो होता है एक्स वाई प्लेन। तो लेक्चर के इतने हिस्से में आपने सबसे पहले ये देखा कि आखिर प्लेन यानी क्या। अब आइए चर्चा करते हैं इस पूरी हेडिंग की कि मोशन इन अ प्लेन का मतलब क्या होता है। ठीक है, so let us start the discussion what is the meaning of motion in a plane। इस फिगर को मैं फिर से बना देता हूँ और अब थोड़ा सा और डिटेल में हम देखेंगे कि मोशन इन अ प्लेन का बेसिक मतलब क्या है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है। ठीक है, तो एक्स और वाई एक्सिस के कॉम्बिनेशन से ये जो रीजन तैयार हुई, इस रीजन को क्या कहा जाएगा? इस रीजन को प्लेन कहा जाएगा। अब देखिए हेडिंग हमसे क्या बोल रही है? मोशन इन अ प्लेन, मतलब प्लेनर मोशन, मतलब वो मोशन जो किसी प्लेन में हो, उस मोशन को क्या कहा जाएगा? उस मोशन को कहा जाएगा मोशन इन अ प्लेन। अब आइए मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ मोशन इन अ प्लेन का, और ये पता लगाने का हम प्रयास करेंगे कि क्या वास्तव में वो मोशन इन अ प्लेन है या कुछ और है। ठीक, ये एक स्ट्रेट लाइन मैंने बनाई। अब आप जरा देखें, ये बॉडी का मोशन है जिसे मैंने इस तरीके से शो किया है, और दो पॉइंट यहाँ मैं इस स्ट्रेट लाइन पे लेता हूँ, ए और बी। इस प्रकार दो पॉइंट मैंने लिए। अब बॉडी ऐसे भी जा रही है, इस तरह से बॉडी का मोशन है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो बॉडी को लोकेट करें, पहले आप बॉडी को लोकेट कीजिए, कोऑर्डिनेट से लोकेट कीजिए। तो बॉडी के इनिशियल कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे मैं क्या मान लूं? मान लीजिए बॉडी के इनिशियल कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1। अब बॉडी ए से बी पे आ चुकी है तो इसके फाइनल कोऑर्डिनेट्स इस तरह से बना लिए जाएंगे। तो बॉडी का जो फाइनल पोजीशन है या फाइनल कोऑर्डिनेट है वो किस तरीके से कहा जाएगा? वो कहा जाएगा x2 y2। सो दिस इज द इनिशियल पोजीशन, दिस इज द फाइनल पोजीशन। टेल मी वन थिंग वेरी क्लियरली फर्स्ट, सबसे पहले आप एक चीज बताइए, क्या बॉडी के कोऑर्डिनेट्स में बदलाव आए? द आंसर इज यस। कोऑर्डिनेट यानी ये मैथ्स की भाषा है, तो हम इसे फिजिक्स की भाषा में बदलें। क्या बॉडी के कोऑर्डिनेट्स में चेंज आया? दैट मींस कि क्या बॉडी की पोजीशन में चेंज आया? द आंसर इज यस। अब अगर बॉडी की पोजीशन में चेंज आया है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, चलिए टाइम को भी शामिल कर लेते हैं। लेट इनिशियली बॉडी ए पोजीशन पे थी और उस समय आपकी घड़ी में कितने बजे? टाइम t1। और जब वो बी पर आई तो ऑब्वियसली टाइम हमारा बदल चुका होगा, और वो टाइम यहाँ पे बदल के क्या हो गया? t2। सो ऑब्वियसली देयर इज अ चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और हमको ये मालूम होना चाहिए कि whenever there is change in position with respect to time, then this is the case of motion। ये मोशन का केस है।
अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये कैसा मोशन का केस है, आप देखिएगा एक्स वाई कोऑर्डिनेट दोनों बदल रहे हैं, मतलब एक्स एक्सिस का भी यूज हो रहा है, वाई एक्सिस का भी यूज हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। यहाँ भी आप देखिए x1 y1 कोऑर्डिनेट थे, वो बदल कर क्या हो गए x2 y2 हो गए। बट अगर आप इसके मोशन के पैटर्न पे ध्यान दें तो आपको दिखाई देगा ये एक स्ट्रेट लाइन मोशन है। ये एक प्रकार का क्या है, ये एक प्रकार का स्ट्रेट लाइन मोशन है। तो अभी आप इसे स्ट्रेट लाइन मोशन की ही कैटेगरी में रख पाएंगे, आप इसे मोशन इन अ प्लेन नहीं कह पाएंगे। मोशन इन अ प्लेन बेसिकली क्या चीज होती है फिर? मोशन इन अ प्लेन का मतलब होता है कि प्लेन का यूटिलाइजेशन होना चाहिए, मोशन इस प्रकार का हो। इस केस में अगर मैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस केस में अगर मैं अपने फ्रेम की चॉइस बदल दूं, मान लीजिए अगर मैं अपने फ्रेम को टिल्ट कर दूं, इसे मैं मान लूं अपना पुराना फ्रेम, मैं इसे पुराने फ्रेम की नजरिए से देखता हूं तो मैंने इसे रोटेट कर दिया, और मान लीजिए किसी व्यक्ति ने ये फ्रेम बदल दिया और एक नया फ्रेम उसने यहाँ पे इमेजिन कर लिया, उसके लिए ये एक्स एक्सिस हो गई और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये हो गई उसकी नई वाई एक्सिस। अब आप बताइए, ये नया प्लेन, ये नया उसका फ्रेम हो गया। अब आप क्या कहेंगे, हमारी जो बॉडी है अब वो कहाँ जा रही है? वो बॉडी तो एक्स एक्सिस के अलोंग जा रही है। तो जो चीज यहाँ पर पहले वाले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या पहले वाले फ्रेम में हमें एक इल्यूजन दे रही थी, हमें एक भ्रम की स्थिति पैदा कर रही थी, हम तय नहीं कर पा रहे थे कि यार लग रहा है कि स्ट्रेट लाइन है, लेकिन सर बोल रहे हैं कि वो तो मोशन इन अ प्लेन की कैटेगरी में नहीं आएगा, वो भ्रम यहाँ पे दूर हो गया। क्योंकि फिजिक्स हमको फ्रीडम देती है कि हम अपने फ्रेम में बदलाव कर सकते हैं। ये हमने अपने फ्रेम में बदलाव किया, अब ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि बॉडी आप देख लें एक्स एक्सिस के अलाउंग ट्रेवल कर रही है 100%। दिस इज द केस ऑफ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो भाई फिर मोशन इन अ प्लेन का क्या मतलब हुआ? मोशन इन अ प्लेन का मतलब हुआ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मोशन इन अ प्लेन का मतलब ये होता है कि हमारा मोशन इस प्रकार का हो कि प्लेन का यूटिलाइजेशन, एक्सिस का यूटिलाइजेशन नहीं, प्लेन का यूटिलाइजेशन। अब आइए मैं आपको यहाँ पे एक फिगर बना के बताता हूं जहां पर प्लेन का यूटिलाइजेशन होता है, ठीक है? ये देखें आप, यहाँ फिर से मैंने यहाँ पर एक्स वाई एक्सिस बनाई, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और इनके बीच में ये जो रीजन है ये प्लेन है। तो मुझे प्लेन का यूटिलाइजेशन करना है, मतलब एक्स वाई एक्सिस के बीच में ये रीजन है, मुझे इस रीजन का यूटिलाइजेशन करना है। तो कहीं ना कहीं अगर आप समझ रहे हो तो इस रीजन का यूटिलाइजेशन करने के लिए मुझे स्ट्रेट लाइंस नहीं बनानी पड़ेंगी। आप कुछ ऐसा फिगर ले लीजिए, ये देखें आप, ये देखें आप, अब आप देखें ये कर्व है, ये आपने कर्व ड्रॉ की, आप ये कर्व ऐसे ड्रॉ ना करें, आप एक सर्कुलर मोशन ले लें आप यहाँ। अब हो क्या रहा है, अंतर समझिए, अब हो ये रहा है कि जो रीजन है उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है, और ये दो बड़े फेमस टॉपिक हैं जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन, ये हमारे सिलेबस में है, और कहीं ना कहीं हमने ये सीख लिया दैट प्रोजेक्टाइल मोशन इज एन एग्जांपल ऑफ मोशन इन अ प्लेन, एंड दिस इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन, ये भी हमें पढ़ना है, एंड सर्कुलर मोशन इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ मोशन इन अ प्लेन। हमने क्या सीखा? हमने आज मोशन इन अ प्लेन क्या होता है ये सीखा। मोशन इन अ प्लेन मतलब हमारा जो एक इंसाइट है वो डेवलप किया। अगले लेक्चर्स में, अगले वीडियोस में हम एक एक टॉपिक उठाकर इनकी डिटेल से आपसे चर्चा करने वाले हैं। तब तक बार बार लेक्चर देखिए और प्रैक्टिस कीजिए, मेरे साथ बने रहिए। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, और जहां से मैं स्टार्ट करूंगा प्रोजेक्टाइल मोशन, और प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टार्ट करने के भी पहले हो सकता है कि मैं एक इंडिपेंडेंट वीडियो ऐसा बनाऊं जहां मैं आपको ये सिखाऊंगा कि किसी भी प्रकार के 2 डायमेंशनल या मोशन इन अ प्लेन जैसे टॉपिक को हैंडल कैसे किया जाए एक यूनिवर्सल पद्धति के द्वारा। आप अगर सर्कुलर मोशन देखें तो वो भी उसके थ्रू हैंडल कर पाएंगे, और अगर प्रोजेक्टाइल मोशन देखें तो वो भी उसके थ्रू हैंडल कर पाएंगे। और अगर ऐसा इंडिपेंडेंट वीडियो में नहीं भी बना पाया तो प्रोजेक्टाइल मोशन की जब बिगनिंग होगी तो मैं उस समय आपको ये सारे जो ट्रिक्स हैं, ये सारे जो टैक्टिक्स हैं, ये मैं सिखा दूंगा। टिल देन अपना ध्यान रखें और मुझे इजाजत दें। थैंक यू वेरी मच।